हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारी एल्डिहाइड कीटोन की जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है वो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, राइट। चलिए, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो रिएक्शंस देखी थी उसके पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले हम आज बात करने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की, एंड देन आफ्टर हमारा जो आज का मेन टॉपिक है वो स्टार्ट हो जाएगा। करेक्ट। देखिए बेटा, सबसे पहले हम बात करें अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज की, तो इसे बेटा आपको ये पता होना चाहिए कि फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो सारी की सारी किस पर डिपेंड करती है। तो हम सब जानते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है वॉन डर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे, राइट। फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो सबसे इंपॉर्टेंट हम लोगों को चीज पढ़नी होती है बेटा, वो होता है सबसे पहले तो आपका बॉइलिंग पॉइंट। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट, राइट। अब देखो, वैसे तो आपके इसमें जब टॉपिक स्टार्ट होता है तो बहुत सारी चीजें इसमें दे रखी है कि कौन से वाले एल्डिहाइड्स जो हैं वो आपके लिक्विड स्टेट में होते हैं, गैसेस स्टेट में होते हैं, सॉलिड स्टेट में होते हैं। तो इन पे कोई बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। हम सीधा हमारे दो मेन प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, एक तो बॉइलिंग पॉइंट्स और दूसरा हम लोग बात करने वाले हैं किसके अंदर, दूसरा हो जाएगा आपका सोल्यूबिलिटी, राइट। सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करें तो देखो बेटा, बॉइलिंग पॉइंट्स सारे के सारे जो होते हैं वो किस पर डिपेंड करते हैं, वॉन डर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस पे, राइट। तो वॉन डर वॉल अट्रैक्शंस पे अगर ये सारे के सारे डिपेंड करते हैं तो हमें बस ये चेक करना है कि किसमें ये वॉन डर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है और किसमें ये वॉन डर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है। देखो क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा कि बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एल्डिहाइड्स, boiling points of aldehydes are smaller than या lesser लिख दीजिए, lesser than alcohols of similar molecular masses, similar molecular masses but लार्जर देन, या लार्जर देन ही लिख दीजिए, लार्जर देन ईथर्स एंड अदर हाइड्रोकार्बन्स, ईथर्स एंड अदर हाइड्रोकार्बन्स, वाई हाइड्रोकार्बन्स वाई। आपको यह क्वेश्चन पूछा जाएगा, राइट। अब देखो यहां पे समझना क्या है, अगर आप एल्डिहाइड कीटोन्स की बात करें तो इनके पास क्या होता है बेटा, कार्बोनाइल ग्रुप। अब एक कार्बोनाइल ग्रुप दूसरे कार्बोनाइल ग्रुप से किस टाइप का बॉन्ड बनाएगा, तो ये बनाता है बेटा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। क्या बनाता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। इसमें देखो ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव, और कार्बन पे क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव। अगर इन दोनों के बीच की बात करें तो इन सब के आगे कौन सा बॉन्ड बनेगा बेटा, तो याद रखना है डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, जो कि ये क्या है, वॉन डर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। लेकिन अगर मैं अल्कोहल की बात करूं, ये रहे हमारे अल्कोहल, अल्कोहल का एक मॉलिक्यूल अल्कोहल के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ क्या बनाता है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो वैसे मैंने आपको ये बहुत सारे पीछे लेक्चर्स में भी बता चुका हूं, वापस एक बार बता दूं तो अपने जो वॉन डर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस होते हैं वो चार तरह के होते हैं, ठीक है। सबसे स्ट्रांग होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, उसके बाद में आता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, उसके बाद में आता है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, एंड फोर्थ नंबर पे आपके आ जाता है इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग लंदन फोर्स या डिस्पर्जन फोर्स भी बोलते हैं। लेकिन अगर आप यहां देखो तो बेटा एक है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन और एक आपका यहां पे आ चुका है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये क्या होता है, स्ट्रांग होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, स्ट्रांग। तो क्योंकि अल्कोहल्स के मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं और आपके कार्बोनाइल ग्रुप्स के पास में वीक, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड से वीक, वैसे तो ये बाकी वालों से स्ट्रांग है पर हाइड्रोजन बॉन्ड के कंपैरेटिवली डाइपोल डाइपोल क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। इसलिए यहां पर कार्बोनाइल ग्रुप्स के बीच की जो इंटरेक्शंस होंगी वो हाइड्रोजन बॉन्ड से क्या होंगी, वीक होगी, और इसका मतलब इनके बॉइलिंग पॉइंट्स भी क्या होंगे, लो होंगे, और इनके बॉइलिंग पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, हाई हो जाएंगे। बोलो ये बात समझ में आ रही है, क्या बोला हमने। तो कार्बोनाइल्स में ड्यू टू डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, वीक इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन या वीक वॉन डर वॉल इंटरेक्शन की वजह से इनके बॉइलिंग पॉइंट लो, और जबकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण अल्कोहल्स के अंदर बॉइलिंग पॉइंट्स क्या हो जाते हैं, हाई हो जाते हैं।
पहले तो ये बात आपके दिमाग में आई कि नहीं आई बेटा, है ना? ये हो जाएगा कार्बोनाइल कंपाउंड्स। अब देखो कार्बोनाइल कंपाउंड्स में वापस दो वैरायटी, एल्डिहाइड भी होते हैं और कीटोन भी होते हैं। वैसे आप लोगों को एल्डिहाइड या कीटोन के बीच में कंपैरिजन नहीं करना है, वो मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल वेरी करेगा। एल्डिहाइड में हो सकता है किसी एल्डिहाइड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कीटोन से ज्यादा हो सकता है, या किसी कीटोन का एल्डिहाइड से ज्यादा हो सकता है। वो उसके लिए फिर अदर फर्दर और भी सारे फैक्टर्स देखने पड़ते हैं, उतना हमको डेप्थ में नहीं जाना है। हाँ, बुक में एक एग्जाम्पल दे रखा है, उस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आप लोगों को कीटोन और एल्डिहाइड में एक छोटा सा स्लाइट डिफरेंस दे रखा है, वो अगर याद रखना है तो अपन रख सकते हैं। उसके अलावा हमको यहाँ पे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो क्यों आपका कार्बोनाइल का बॉइलिंग पॉइंट लो है और क्यों आपके अल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट हाई है, ये बात समझ में आ गई। थोड़ा लैंग्वेज बना के लिखना होता है, बाकी मेन पॉइंट आपके ये आने चाहिए। तो अब आपकी बुक में जो पॉइंट दे रखा है वो क्या था, एक आपके एग्जाम्पल दे रखे हैं, एक टेबल दे रखी है, उसमें एक दे रखा है बेटा एन ब्यूटेन। क्या दे रखा है आपको? एन ब्यूटेन। मान लो मैं इसको नंबर 1 बोल देता हूं। नंबर 2 आपका दे रखा है मिथॉक्सी इथेन, राइट? मिथॉक्सी इथेन के बाद में आपको एक थर्ड नंबर पे दे रखा है प्रोपेनॉल, फोर्थ नंबर पे दे रखा है प्रोपेनॉन, और फिफ्थ नंबर पे दे रखा है आप लोगों को प्रोपेन 1 ऑल। प्रोपेन 1 ऑल, ये सब के सब क्या है आप लोगों के? ये सब के सब ऑलमोस्ट सिमिलर मॉलिक्यूलर मास वाले कुछ कंपाउंड्स हैं। अब आपको बोला जाए कि इनको इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में अरेंज करो या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में अरेंज करो, ठीक है? सबसे पहले क्या देखना है आप लोगों को? तो बेटा सबसे पहले हमको ये देखना है कि इनमें से देखो अल्कोहल कौन है। प्रोपेन 1 ऑल अल्कोहल हो गया, क्योंकि ये अल्कोहल है तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। यस और नो? करेक्ट। अब उसके बाद में देखो कौन आता है, ये तो हो गए बेटा ईथर। ये कौन हो गए? ईथर। ये क्या हो गया मेरा? एल्केन या नॉर्मल हाइड्रोकार्बन। ये हो गए कार्बोनाइल। अब देखो अगर डेटा की बात करें तो बुक के अकॉर्डिंग तुम्हारे प्रोपेनॉन का बॉइलिंग पॉइंट यहां ज्यादा है, और ये क्यों है, क्या है, इसके अंदर की बात हमारे कोर्स में नहीं है और ना हम डिटेल में जाएंगे, ठीक है? तो अगर हम इस 5 में से अगर सीक्वेंस की बात करें तो आपको 4 और 3 लगाना है। वैसे लगभग कोशिश ये रहेगी कि इन दोनों में से कोई एक आएगा, ताकि आपको यहां कंफ्यूजन ना हो। फिर भी अगर आ गया तो ये 2 एग्जांपल आने के पूरे पूरे चांस है, क्योंकि इसके अलावा अगर इसकी जगह ब्यूटेनॉन होता और एक होता आपका हेक्सेनॉल, तो वहां पर कंपैरिजन करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हम वहां पर उतना अंदर डेप्थ में नहीं जाते हैं। तो सिंपल सी बात है, 5, 4 और 3 के बाद में देखो बेटा यहां पे ईथर आएंगे, हमेशा कौन आएंगे? ईथर। और ईथर के बाद में आपका कौन आएगा? एल्केन्स आएंगे, हाइड्रोकार्बन्स आ जाएंगे। ये बात दिमाग में बैठ रही है? ईथर्स में वैसे तो स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस नहीं होते हैं, लेकिन हम उसे कह सकते हैं डिस्टॉर्टेड या वीक टाइप के आपके पास यहाँ पे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस होंगे। इसलिए कंपैरेटिव टू इनके, इनमें जो बॉन्डिंग है वो थोड़ी सी लेस स्टेबल होगी या थोड़ी सी स्ट्रॉन्गर कम होगी, ठीक है? ये आपका बॉइलिंग पॉइंट का क्या आ जाएगा? ऑर्डर आ जाएगा। बोलो ये बात दिमाग में आ रही है कि नहीं आ रही है ना? चलिए अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो बेटा नेक्स्ट टॉपिक आपका आ जाता है यहाँ पे सॉल्युबिलिटी। फिजिकल प्रॉपर्टी में जो आपका नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा वो आ जाएगा सॉल्युबिलिटी, राइट? अब देखो सॉल्युबिलिटी हम किस में देखते हैं? इन वाटर देखते हैं। तो यहां पर आपको याद क्या रखना है? आपको याद ये रखना है कि जो लोअर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स होते हैं, लोअर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स जो होते हैं वो तो वाटर सोल्यूबल है। वो तो क्या होते हैं बेटा? वाटर सोल्यूबल। क्यों होते हैं? ड्यू टू इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सारा खेल इन्हीं में से किसी का होगा, है ना? अब कैसे? तो देखो सिंपल सी बात है, ये आपका वाटर मॉलिक्यूल है। अब ये वाटर मॉलिक्यूल आपके किसी एल्डिहाइड या कीटोन के ऑक्सीजन के साथ में क्या कर लेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा, राइट? तो आपके पास में यहां पर वाटर मॉलिक्यूल के साथ कार्बोनाइल ग्रुप का ऑक्सीजन, जिसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा, और अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जानते हो तो फिर कंप्लीट भी आ जाता है। यहां पे माइनस, यहां क्या आ जाता है? प्लस। तो इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से, ये क्या है हमारा? हाइड्रोजन बॉन्ड। इस हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से क्या हो जाती है? यहां पे जो इनकी बॉन्डिंग हो जाती है या सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। अब लेकिन अगर हायर मेंबर्स की बात करें,
हायर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स जो हैं वो पार्शियली सोल्यूबल या इनसोल्यूबल कह सकते हैं, पार्शियली सोल्यूबल इन वाटर। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है इनके पास हाइड्रोफोबिक एल्काइल ग्रुप की वजह से, हाइड्रोफोबिक एल्काइल ग्रुप की वजह से। जैसे भाई जितना कार्बन, ये वाली चेन है ना, ये आर जो है, अगर एल्डिहाइड है तो एक ही आर है, कीटोन है तो दो आर हो जाएंगे। इन ग्रुप्स की वजह से आपको पता होना चाहिए, एल्काइल ग्रुप्स जो होते हैं ना वो हाइड्रोफोबिक पार्ट होते हैं। ये आपने 10th क्लास में मिसाइल फॉर्मेशन वगैरह के अंदर भी पढ़ा होगा। एक इस तरह से स्ट्रक्चर हम बनाते थे, है ना, और उसके बाद में हम यहाँ पे इसका हेड पार्ट बोलते थे, तो इसको हम बोलते थे हाइड्रोफोबिक पार्ट, वाटर रिपेलिंग पार्ट होता है। तो जितने भी कार्बन नंबर बढ़ेंगे उतना हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ेगा, जो कि आपकी वाटर के अंदर सॉल्युबिलिटी को क्या करता रहेगा, डिक्रीज करता रहेगा, राइट। तो ये आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाती है। तो ये आपको थोड़ा बहुत दिमाग में रखना होता है। अब हम आ जाते हैं, अच्छा इससे पहले आपकी बुक का एक एग्जांपल है, अगर उसको देखो आप, तो बुक के एग्जांपल में देखो आप लोगों को सेम एग्जांपल जो आपके इसके जस्ट नीचे दे रखा है उसमें अलग अलग एल्डिहाइड्स और अल्कोहल्स की बात करी। देखो मैंने आपको अभी बोला भी था, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो एल्डिहाइड या कीटोन में से कोई एक देगा। वैसे अगर देगा तो वो पीछे वाला एग्जांपल आ सकता है एज इट इज कीटोन और एल्डिहाइड वाला, नहीं तो आप लोगों के एल्डिहाइड अकेला ही आएगा। तो एक एग्जाम्पल देखो इन्होंने दे रखा है ब्यूटेनॉल का, CH3 CH2 CH2 और CHO। फिर दूसरा इन्होंने दे रखा है ब्यूटेनॉल का, यस ब्यूटेनॉल का दे रखा है CH3 CH2 CH2OH। फिर इन्होंने दे रखा है C2H5O C2H5 ईथर का, और उसके बाद में इन्होंने दे रखा है पेंटेन का। मेरे ख्याल से इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए आप लोगों को। कैसे? सबसे बेटर अल्कोहल होगा तो 2, उसके बाद में कौन होंगे, एल्डिहाइड 1, उसके बाद में कौन आएगा, ईथर, और ईथर के बाद में कौन आएगा बेटा, एल्केन्स आएंगे। ये इनके बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर जो पूछे जाए थे, ये वो बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर आपको याद रखना है। बोलो क्लियर? अब इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछे चाहे डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछे वो आप समझ लेना। इसी तरह से एक इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी दे रखा है। इन टेक्स्ट क्वेश्चन में भी देखो आप, सबसे पहले एक दे रखा है CH3 CHO, फिर आपको दे रखा है CH3 CH2OH, फिर आपको दे रखा है CH3O CH3, और थर्ड आपको दे रखा है CH3 CH2 CH3। एक बार अगर आप लोगों को ये बात समझ में आ गई है तो फटाफट इसका ऑर्डर मुझे लिख के बताओ, या तो कमेंट में लिख के बताओ, या एक बार इसको पॉज करो और उसके बाद में देखो कि ये क्या पॉसिबल है इसका आंसर, फिर मैं बताता हूं। ठीक है, चलो इधर देखो। सबसे पहले कौन आएगा बेटा, अल्कोहल आएगा, क्योंकि अल्कोहल में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अल्कोहल के हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से यहाँ पे आ गया 2 के बाद आ गया 1, क्योंकि ये एल्डिहाइड्स है। फिर उसके बाद में 3, और 3 के बाद में बेटा क्या आ जाएगा, 4। आंसर बोलो करेक्ट है सबके, होना चाहिए, है ना। आगे देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज बेटा हो जाती है आपके कंप्लीट, और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद में अभी हम लोगों को बात करनी है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की, राइट। अब देखो वैसे तो अभी तक आप क्या पढ़ते आए हो, आप पढ़ के आए हो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। देखो न्यूक्लियोफिलिक नाम सुनते ही अगर आपके दिमाग में हेलो एल्केन हेलो एरीन वाला चैप्टर आ रहा है, या SN1 SN2 आ रहा है, तो इसका मतलब हमने पढ़ा है और हमें याद है। अगर नहीं आ रहा है तो बेटा इसका मतलब पीछे वाली चीजें करनी हमारे को जरूरी है। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ही क्यों, सब्स्टिट्यूशन क्यों नहीं, ये भी एक दिमाग में आ सकता है। दिमाग में क्या आना चाहिए, तो देखो जब आप एल्काइल हैलाइड की बात कर रहे थे तब तो देखो हैलोजन और एल्काइल ग्रुप के बीच में था सिंगल बॉन्ड, जिसे इजीली ब्रेक किया जा सकता है। तो न्यूक्लियोफाइल यहां पर इजीली इसको सब्स्टिट्यूट कर देगा, है ना, इसको इजीली क्या कर देगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा, और यहां से RNU और क्या निकल जाएगा बेटा, X-। लेकिन अगर तुम यही न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन करवाना चाहते हो, किस पर, एल्डिहाइड कीटोन्स पर, तो क्या आपको लगता है कि ऑक्सीजन वाला डबल बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा? नेवर एवर। कभी भी न्यूक्लियोफाइल यहां पे ऑक्सीजन का सब्स्टिट्यूशन तो बिल्कुल भी नहीं करवा सकता। तो ये तो दिमाग से आप निकाल ही दीजिए कि यहां न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, है ना। तो क्या हो सकता है, तो देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो नहीं होगा, समझ में आ रहा है, लेकिन यहां क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जरूर हो सकता है। देखो एडिशन में डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाए ऑक्सीजन वाला, मतलब
सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाए, और यहां पर नेगेटिव और यहां पर अगर पॉजिटिव आ जाता है तो न्यूक्लियोफाइल यहां पे खुद को ऐड जरूर करवा सकता है, सब्स्टिट्यूट तो वो नहीं करवा सकता, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड को ब्रेक करना पॉसिबल नहीं है। अब ये हमको समझना है कि ये कैसे होता है, किस तरह से होता है। इसमें कुछ हम लोग एग्जांपल्स पढ़ेंगे, HCN का एडिशन, NaHSO3 का एडिशन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एडिशन, अल्कोहल का एडिशन एंड अमोनिया डेरिवेटिव का एडिशन। आज हम लोग ये 5 टॉपिक्स करने वाले हैं। देखिए, तो अब सबसे पहले तो मैं आपको समझा देता हूं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता कैसे है, और 2-3 बातें मैं और बता पाऊंगा। देखो जरा, सबसे पहले तो देखो बेटा, ये हमारा कौन है, कार्बोनाइल ग्रुप है, ठीक है। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि न्यूक्लियोफिलिक ही क्यों, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्यों नहीं? हालांकि ये चीजें बुक में नहीं दे रखी है, मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता हूं। आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर, अब जब हम लोगों ने कार्बोनाइल की स्ट्रक्चर पढ़ी थी तो हमने ये देखा था कि ऑक्सीजन पे माइनस और कार्बन पे क्या आ जाता है बेटा, प्लस आ जाता है। अगर ऑक्सीजन पे माइनस और कार्बन पे प्लस आ रहा है तो यहां तो इलेक्ट्रोफाइल भी तो अटैच हो सकता था, है ना, और इवन यू कैन से यहां पे न्यूक्लियोफाइल भी अटैच हो सकता है। इवन आपकी बुक में लिखा हुआ भी है कि यहां पर कार्बन और ऑक्सीजन पे अलग अलग न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक अटैक पॉसिबल है। तो सर, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्यों नहीं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ही क्यों? देखो, ऐसी चीजें जब जाननी होती है ना, तो एक बार उस काम को करके देखो, आप एक बार रिएक्शन करवा के देखो। अगर आपको लगता है कि रिएक्शन करवाने से बनने वाला प्रोडक्ट मोर स्टेबल है, तब तो वो रिएक्शन होगी, और अगर आपका प्रोडक्ट अनस्टेबल है, लेस स्टेबल है, तो वो रिएक्शन नहीं होगी। ये सिंपल सा फंडा है केमिस्ट्री का, राइट। देखो, अगर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाना है तो बेटा कहां होगा, ऑक्सीजन के माइनस पर, मतलब माइनस के ऊपर अटैक होगा। और अगर न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाना है तो कहां होगा, कार्बन पर अटैक होगा। एक बार करके देखते हैं और इसका प्रोडक्ट क्या बनता है वो देखते हैं। जरा देखो, अगर मैं ऑक्सीजन पे अटैक करवाता हूं तो ऑक्सीजन पे ई का अटैचमेंट हो गया और कार्बन पे क्या आ गया बेटा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। लेकिन इसी तरह से अगर मैं कार्बन पर अटैक करवाता हूं न्यूक्लियोफाइल का, तो ऑक्सीजन पे क्या आ गया, माइनस। ये मेरे एक तरह से आप समझ लीजिए, इसको हम बोलते हैं अडक्ट या एडिशन रिएक्शन के बीच में बनने वाला एक इंटरमीडिएट स्टेट है, ठीक है ना। मुझे इससे आगे नहीं जाना है, मुझे बस ये देखना है कि इन दोनों में से कोई स्टेबल है या अनस्टेबल है। अगर इन दोनों में से एक अनस्टेबल है तो वो काम नहीं होगा। और मेरे ख्याल से अब तक तुम्हारे दिमाग में ये आ गया होगा कि कौन अनस्टेबल है और कौन स्टेबल है, राइट। तो सबसे पहले देखो, ये आपका जो अडक्ट बन रहा है, इसमें कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है। कार्बन जो कि ना तो बहुत अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ना ही बहुत अच्छा इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, उस पर पॉजिटिव चार्ज इसको क्या बनाता है, अनस्टेबल। अनस्टेबल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन, ऑन कार्बन। लेकिन अगर आप देखो तो यहां ऑक्सीजन पर क्या है, नेगेटिव चार्ज, और ऑक्सीजन अपने आप में बेटा क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये अपने आप में क्या हो जाएगा, स्टेबल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम। और ऑक्सीजन एटम कैसा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम। बोले ये बात समझ में आई? क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उस पर नेगेटिव चार्ज उसे स्टेबल रखता है, लेकिन कार्बन के ऊपर का पॉजिटिव चार्ज उसे क्या बनाता है, अनस्टेबल। और यही वजह है कि बेटा न्यूक्लियोफिलिक अटैक तो यहां पर इजीली करवाया जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रोफिलिक अटैक करवाना टेक्निकली पॉसिबल नहीं होगा। ये बात आगे दिमाग में, ठीक है ना। चलिए और देखिए आगे। अब अगर मैं बात करूं कि सर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, बिल्कुल होगा। कैसे होगा, थोड़ा बहुत तो आपको आइडिया आ गया। एक और चीज है ना, थोड़ा सा चीजों को समझना। इसका मतलब ये थोड़ी है कि रिएक्शन यहीं तक रुक जाएगी, नहीं रुकेगी, रिएक्शन तो आगे होगी। एक बात बताओ, ये न्यूक्लियोफाइल कहां से आया? मान लीजिए ये न्यूक्लियोफाइल CN- होता, तो क्या CN- लैब में ऐसे ही पड़ा रहता है? क्या आप CN- को सीधा अटैक करवा सकते हो? नहीं ना। तो CN- को लाने वाला कोई रिएजेंट तो होगा ना, HCN हो गया, KCN हो गया, कोई तो रिएजेंट होगा जो CN- ला रहा है। तो जो बेटा CN- को ला रहा है उसके पास पॉजिटिव भी तो है। नेक्स्ट स्टेप में, सेकेंड स्टेप में H+ का अटैक होगा। याद रखना, फर्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा,
तभी इस रिएक्शन का नाम पड़ा है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। और दूसरे स्टेप में H+ का अटैक होगा, और H+ का अटैक होने से अब उस रिएक्शन के अंदर H+ का वो जो नाम देने का कोई सेंस नहीं बनता। ऐसा नहीं सर इलेक्ट्रोफाइल भी तो जुड़ ही रहा है ना, तो हम इसको इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन कहेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। देखो, चाहे केमिस्ट्री हो चाहे लड़ाई हो, वैसे तो लड़ाई करना बुरी बात है, लेकिन लड़ाई का एक उसूल है, जिसने पहला वार किया आधी जीत उसकी। ये याद रखना, लाइफ के लेसन है ये हमारे, कि जिसने पहला अटैक किया आधी जीत उसकी। जी उसी तरह से पहला अटैक न्यूक्लियोफाइल ने किया, तो बताइए यहां पर रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। बाद में कुछ नहीं होता, बाद में चाय ठंडी हो जाती है ना, बाद में चीजें रिपीट नहीं होती। हम बोलते हैं ना बाद में देख लेंगे, कुछ नहीं होता बाद में। जिसका पहला वार, जिसका पहला अटैक, पूरी रिएक्शन उसकी, कायनात उसकी, है ना। हमेशा फर्स्ट स्टेप लेने वाले को हर कोई जानता है ना, सेकंड स्टेप वाले की कोई मतलब नहीं निकलता। तो यहां पर ध्यान रखना आप लोग कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक पहला है। पहले अटैक कौन कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल। तो रिएक्शन का नाम भी क्या आ जाएगा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और अगर पहला अटैक किसी रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल का होता तो उसे हम क्या बोलते? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या एडिशन रिएक्शन। इज इट क्लियर? ठीक है, चलिए देखिए। अब बात समझने की क्या है कि मान लो सेकंड स्टेप में यहां पर H+ आ गया होगा, तो H+ आने के बाद में आपके यहां पे H और यहां पे कौन आ जाएगा? Nu। फॉर एग्जांपल अगर ये HCN होता तो यहां Nu की जगह आ जाता CN और यहां क्या आ जाता बेटा? H। ये बात समझ में आ रही है? तो हम इसकी आगे बात करेंगे, और इससे पहले एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो RBSC 2026 के पेपर में आया था। CBSE में भी ये क्वेश्चन आ रखे हैं, है ना। तो पहले इस क्वेश्चन को समझना। देखो, आपने ये तो बोल दिया कि एल्डिहाइड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बहुत अच्छी दिखाता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एल्डिहाइड भी है और कीटोन भी है। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि क्या सर ये दोनों बढ़िया रिएक्शन दिखाते हैं या कोई एक बढ़िया दिखाता है? और इन दोनों में से कोई एक अच्छी रिएक्शन दिखाता है तो वो कौन सा दिखाता है और क्यों दिखाता है? चलो इस पे डिस्कशन करते हैं। मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन की फॉर्म में लिखा हूं तो बात ये हो जाएगी कि एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक addition reactions then ketone. Addition reaction then ketones. Why? Explain. ये लीजिए, तो एल्डिहाइड कीटोन्स जो होते हैं उनमें से एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव है, कीटोन लेस रिएक्टिव है। और हमारा क्वेश्चन है ऐसा क्यों होता है? चलो, इसका आपकी बुक में दो बढ़िया ढंग के आंसर दे रखे हैं, है ना। सबसे पहला दे रखा है आंसर इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। और दूसरा दे रखा है बेटा स्टेरिक इफेक्ट। देखो समझ लो बात को, क्या है इसका मतलब। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट क्या है? देखो सिंपल सी बात है, एल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंस किस चीज का है बेटा? एक H का ही तो है भाई। एल्डिहाइड में जहां एक H और एक R है, कीटोन में वही दोनों जगह क्या है? R लगा हुआ है, राइट। देखो, मुझे करवाना है न्यूक्लियोफाइल का अटैक, करेक्ट। न्यूक्लियोफाइल अटैक कब बढ़िया करेगा भाई? किसी को खाना खिलाना है, खाना खिलाने का मजा किसी को कब आएगा? जब उसे भूख होगी। पेट भरे हुए इंसान को खाना खिलाने का कोई सेंस बनता है? आप कितनी फेवरेट चीज लेके आ जाओ, अगर आप फुल टाइट भरे हुए हो पेट तुम्हारा, तो क्या तुम्हें उस चीज को खाने का मन होगा? नहीं होगा। न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है, ऑब्वियसली कहां अटैक करेगा? कार्बन के ऊपर, क्योंकि कार्बन पे हमारा क्या है? पॉजिटिव चार्ज। यहां नेगेटिव और कार्बन पर पॉजिटिव, है ना। बात समझना जरा थोड़ी सी ध्यान से। न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है कार्बन के ऊपर। अब अगर कार्बन के ऊपर का पॉजिटिव चार्ज ही बढ़िया नहीं है, बढ़िया का मतलब अच्छा वाला पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, अच्छी खासी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होनी चाहिए, इलेक्ट्रोफिलिसिटी अच्छी होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो क्या न्यूक्लियोफाइल बढ़िया स्ट्रॉन्ग तरीके से अटैक कर पाएगा? नहीं ना। होता क्या है, क्योंकि यहां पर एक H ग्रुप है, तो एल्डिहाइड्स के अंदर
आर एल्काइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट लगेगा, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, जिसमें आपका एल्काइल ग्रुप काम करता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। किसका काम करता है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। नो डाउट ये एल्काइल ग्रुप इस कार्बन के ऊपर के पॉजिटिव चार्ज को थोड़ा कम कर देगा, करेगा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर हम देखें कीटोन्स में, यही कीटोन्स में दो एल्काइल ग्रुप्स है, ये दोनों एल्काइल ग्रुप का क्या लगने वाला है? प्लस आई इफेक्ट। कंपैरेटिव टू एल्डिहाइड्स कीटोन्स में प्लस आई इफेक्ट ज्यादा लगेगा। उससे होगा क्या? कार्बन के ऊपर का पॉजिटिव चार्ज सिग्निफिकेंटली डाउन हो जाएगा। जब पॉजिटिव चार्ज घट गया तो बताओ न्यूक्लियोफाइल का अटैक क्या उतना स्ट्रॉन्ग तरीके से हो पाएगा? भाई भूख मिट गई, जब इसको कहीं से इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी मिल रहे हैं तो ये ऑक्सीजन या सॉरी न्यूक्लियोफाइल के साथ अटैक क्यों करेगा? जब उसको आराम से इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज, और पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक मुश्किल हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि एल्डिहाइड्स में इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट एक ही एल्काइल ग्रुप का लगने की वजह से अटैक थोड़ा ज्यादा इजी हो पा रहा है, लेकिन कीटोन्स में ऐसे दो एल्काइल ग्रुप होने की वजह से अटैक थोड़ा और मुश्किल से हो जाएगा। एंड दैट इज व्हाई कीटोन्स जो होते हैं वो एल्डिहाइड के कंपैरेटिवली ये रिएक्शन थोड़ी अच्छी नहीं दिखाते। फिर आता है स्टेरिक इफेक्ट। देखो कैसे, अगेन स्टेरिक इफेक्ट में क्या समझना है? देखो इधर वही हमारा एक तरफ एल्डिहाइड, एक तरफ आपका कीटोन, राइट? अब बात समझो, करवाना क्या है? करवाना है हमको अटैक। किसका करवाना है बेटा? वही न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाना है। ठीक बात। अब एक बात बताओ, क्या आपका ऑक्सीजन यहां पर रिमूव हो रहा है? क्या आपका यहां पे ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है? नहीं ना। जब ऑक्सीजन रिमूव नहीं हो रहा है तो जब न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा होगा तो ऑक्सीजन ऑलरेडी यहीं पर है, और उस पे भी देखो पार्शियल क्या आ रहा है? नेगेटिव। और कार्बन पे पार्शियल क्या आ रहा है? पॉजिटिव। मेरा पॉइंट आपसे यह है कि अगर ऑक्सीजन पे ऑलरेडी नेगेटिव है और ऑक्सीजन कहीं नहीं जा रहा तो क्या न्यूक्लियोफाइल का अटैक फ्रंट साइड से पॉसिबल है क्या? नहीं है। तो फ्रंट साइड अटैक तो पॉसिबल नहीं होगा। तो इसका मतलब अटैक कहां से पॉसिबल होगा? बैक साइड से। बैक साइड बोले तो न्यूक्लियोफाइल यहां से अटैक करना चाहेगा, इधर भी न्यूक्लियोफाइल का अटैक बैक साइड से होना चाहेगा। अब जब न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करेगा तो जितना स्टीयरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा उतना अटैक करना मुश्किल होगा या नहीं होगा? कीटोन में क्या है? दो एल्काइल ग्रुप, दोनों एल्काइल ग्रुप का स्टीयरिक हिंड्रेंस लगेगा। क्या लगेगा? स्टीयरिक हिंड्रेंस लगेगा। स्टीयरिक हिंड्रेंस की वजह से आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो उतना बढ़िया कार्बन को अप्रोच नहीं कर पाएगा, और अगर कार्बन को अप्रोच ही नहीं कर पाया तो कार्बन पर अटैक कैसे पॉसिबल होगा? बॉन्ड कैसे बनेगा? तो बेटा कीटोन्स में या कीटोन्स जो होते हैं वो मोर हिंडर्ड होते हैं, मोर हिंडर्ड, स्टेरिकली हिंडर्ड है कीटोन्स, जबकि जो आपके एल्डिहाइड्स है वो उतना हिंड्रेंस शो नहीं करते, और क्योंकि वो हिंड्रेंस शो नहीं करते तो यहां पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक फिर भी ढंग से हो पाता है, लेकिन कीटोन्स में उतना अच्छे से नहीं हो पाता। लैंग्वेज आपकी बुक में दे रखी है तो आप लैंग्वेज की चिंता ना करें, राइट? तो अब हमने ये समझ लिया कि एल्डिहाइड्स बढ़िया अच्छा रिएक्शन क्यों शो करते हैं कीटोन्स के कंपैरेटिवली टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, राइट? अब इसी के अंदर अगर आप देखो तो आपकी बुक में एक छोटा सा नीचे एग्जांपल भी दे रखा है, राइट? और वो कह रहा है कि वुड यू एक्सपेक्ट बेंजील्डिहाइड टू बी मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देन प्रोपेनॉल? अब ये एल्डिहाइड्स के बीच में भी वापस कंपैरिजन करा रहे हैं। एक है तुम्हारे पास एलिफेटिक एल्डिहाइड और एक है तुम्हारे पास बेटा एरोमेटिक एल्डिहाइड्स। और क्वेश्चन यहां पर एग्जांपल लेके ये पूछा जा रहा है कि बेंजील्डिहाइड अच्छी रिएक्शन शो करेंगे या आपके प्रोपेनॉल अच्छी रिएक्शन शो करेंगे? तो क्या लिखना है? सुनो, बात समझना, सेम वही टॉपिक। देखो समझना है तो उसके डेप्थ में जाना पड़ेगा, अगर नहीं समझना है रट के कितना रटोगे? आएगी ऐसी कुछ रिएक्शंस हमारे आती है सिलेबस में, मैंने भी पीछे करवाई है, जिसमें आपको रटना पड़ेगा।
आप नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी मैकेनिज्म इतनी टफ है कि अगर समझाने भी चला जाऊंगा तो बेटा वो आपको थोड़ी समझ में मुश्किल से आएगी। दूसरी बात, जब एग्जाम में ही नहीं पूछते मैकेनिज्म उस चीज की जो है ही नहीं बुक में, तो उसके अंदर जाने के कोई सेंस नहीं बनता। बट जो काम की चीज है, जिसका आपने टॉपिक पीछे पढ़ा है, उसको तो समझना पड़ेगा और उसको अच्छे से दिमाग में भी रखना पड़ेगा। अब देखो क्या होता है, यहां से आपको समझ में आ जाएगा। कुल मिलाकर बात इतनी सी थी कि कार्बन पर आपको अटैक करना है, और कार्बन पर अटैक करने के लिए कार्बन का लेस स्टेरिकल होना चाहिए। तो स्टेरिक वाला तो यहाँ पे गेम ही खत्म हो गया है, वैसे तो गेम, बट दोनों है कहने को क्या, एल्डिहाइड। तो दोनों एल्डिहाइड है, तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि H नहीं है, H तो दोनों के पास है। यहां खेल थोड़ा अलग हो जाता है। कैसे? यहां पर आपका बेंजीन रिंग में रेजोनेंस आ जाता है, बकायदा आपकी बुक में बना रखा है। बेंजीन रिंग रेजोनेंस क्रिएट करती है किसके साथ? कार्बोनाइल ग्रुप के साथ। ये आपका C डबल बॉन्ड हो, ये H, ये बेंजीन रिंग रेजोनेंस में इस एल्डिहाइडिक ग्रुप को पार्टिसिपेट करवाती है, जिससे यहां डबल बॉन्ड, यहां H, यहां O माइनस, और यहां आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, और गेम ओवर। हुआ क्या? ड्यू टू द रेजोनेंस इन बेंजील्डिहाइड द पॉजिटिव चार्ज ऑफ कार्बन इज लॉस्ट। और वो पॉजिटिव चार्ज अब कहां चला गया? आपका बेंजीन रिंग के ऊपर। भैया जब कार्बन पर पॉजिटिव ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी ही नहीं है, तो न्यूक्लियोफाइल कैसे अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल अटैक कब करेगा? जब कार्बन पर पॉजिटिव होता है। यहां तो है ही नहीं, वो तो बेंजीन रिंग के साथ चला गया आगे रेजोनेंस करने के लिए। तो ऐसे केस में कार्बन का जब पॉजिटिव ही अवेलेबल नहीं है तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। एक और फैक्टर यहां पे हम बोल सकते थे, स्टेरिक हिंड्रेंस वाला। बेंजीन रिंग स्टेरिकली हिंड्रेंस क्रिएट करती है, ज्यादा क्रिएट करती है देन एल्काइल ग्रुप। एक तो यहां पे सिर्फ एल्काइल ग्रुप था, ये उतना हिंड्रेंस शायद नहीं करेगा जितना कौन करेगी? बेंजीन रिंग। तो न्यूक्लियोफाइल के अटैक में भी पहली बात तो दिक्कत है, और दूसरी बात तो कार्बन के ऊपर जब पॉजिटिव ही नहीं है तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा क्यों? अट्रैक्ट होगा भी क्यों? तो यहां पर किसी तरह से कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती। तो कोई पूछ ले कि एलिफेटिक और एरोमेटिक में से एलिफेटिक की रिएक्टिविटी किसके टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस क्या होती है? अच्छी होती है। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये RBSE 2026 में आया था। देखो वैसे मैं PYQs के अलग वीडियो डालूंगा, ये तो मुझे याद था तो मैंने बता दिया। मैं हर चैप्टर के PYQs का अलग अलग सेपरेट वीडियो डालूंगा, तो आप उनकी टेंशन ना लें। आई एग्री की थोड़ी सी इरेगुलरिटीज आ रही है, तो मेरे कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, थोड़ा शिफ्टिंग विफ्टिंग का कुछ चल रहा है, तो उस वजह से मैं शायद आपके रेगुलर वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूं। बट अभी नेक्स्ट मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि हर वीक एटलीस्ट हम लोग 2 से 3 वीडियो 12th के और 2 से 3 वीडियो हम 11th के डालेंगे। वी विल ट्राई आवर बेस्ट, और बहुत जल्द आप लोगों को एक फ्लुएंसी के साथ में सिलेबस कंप्लीशन की तरफ ले जाएंगे। ठीक है बेटा, देखिए आगे। अब ये तो आपका हो गया कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस कैसे होती है, कौन दिखाता है, कौन अच्छा दिखाता है, कौन खराब दिखाता है। अब हम सीधे बात करेंगे एग्जांपल्स के ऊपर। सबसे पहली रिएक्शन आती है बेटा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अंदर एडिशन ऑफ HCN। बहुत सिंपल रिएक्शंस है, ज्यादा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पीछे वाला अभी टॉपिक समझ में आ गया, कुछ नहीं करना है। बिल्कुल बेसिक फंडा बता रहा हूं। आपके सामने कौन आएगा? एल्डिहाइड कीटोन में से कोई आएगा। आपको बस जिस भी मॉलिक्यूल की बात कर रहे हो ये पहचानना है कि माइनस कौन बनाता है और प्लस कौन बनाता है। दैट्स ऑल। माइनस का अटैक कार्बन के ऊपर हो जाएगा, प्लस का अटैक ऑक्सीजन के ऊपर हो जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा, खेल खत्म। अभी ये जितनी भी पांचों रिएक्शंस आप देख रहे हो इनमें सब में यही गेम है और कुछ नहीं है। तो समझने वाला पोर्शन आपने समझ लिया। अब आगे सिर्फ आपको प्लस माइनस का खेल देखना है। जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करूं HCN के अंदर, तो देखो जनरल रिएक्शन क्या होगी। ऑब्वियसली CN में C पे माइनस आएगा और H पे क्या आएगा बेटा? प्लस आएगा। तो ये किस तरह से ब्रेक होगा? H प्लस CN माइनस में ब्रेक होगा। हम फर्स्ट रिएक्शन पढ़ रहे हैं। फर्स्ट एग्जांपल, ऑक्सीजन में ऑक्सीजन पे माइनस और कार्बन पे क्या आ रहा है? प्लस। तो H प्लस का अटैक माइनस पे, माइनस का अटैक प्लस पे। ये जो आपके पास पड़ा प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं बेटा साइनोहाइड्रीन। क्या बोलते हैं इसको? साइनोहाइड्रीन। ये रिएक्शन थोड़ी याद रखना। बायोमोलिक्यूल के चैप्टर में ग्लूकोज के स्ट्रक्चर आइडेंटिफिकेशन की कुछ रिएक्शंस आएंगी, क्योंकि ग्लूकोज में भी एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है। सेम HCN वाली रिएक्शन वहां पर भी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना।
साइनोहाइड्रिन जो है वो यूजफुल कंपाउंड होता है सिंथेसाइजिंग मेनी अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सच एज अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स, एमिनो एसिड्स। अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स या एमिनो एसिड्स के फॉर्मेशन के अंदर साइनोहाइड्रिन का यूज होता है। ये फैक्ट है, याद रखना चाहो तो आप रख सकते हो, बाकी ऐसा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात ये नहीं है, बट अच्छी बात है, अगर एनसीईआरटी में है तो ये याद रखना चाहिए, राइट। नेक्स्ट देखिए कैसे मैकेनिज्म है। देखो वैसे जरूरत नहीं है, मैकेनिज्म की बुक में बिल्कुल क्लियर दे रखा है, फिर भी वापस समझा रहे हैं, ये मैंने लगभग आपको बताया। साइनोहाइड्रिन बनाने से पहले आपका मीडियम यहाँ पे बेसिक होता है, तो बेसिक मीडियम में HCN क्या काम करता है, तो ये NaCN और H2O में कन्वर्ट हो जाता है और यहां से CN माइनस ज्यादा बढ़िया दिखता है। देखो वैसे ये टेक्निकली एक कोवेलेंट बॉन्ड है, तो ये CN माइनस उतना प्रॉपरली शायद ना दिखाए। NaCN सॉल्ट बनने के बाद में CN माइनस आयोनाइज अच्छे से हो पाएगा और रिएक्शन को ज्यादा बढ़िया से कर पाएगा। तो रिएक्शन को स्मूथ करने के लिए, फास्टर करने के लिए, या रिएक्शन में रिएक्टेंट इजी रिएक्शन करे, उसके लिए हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, बेसिक मीडियम ले रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा ये क्या बोल रहा है, कैन CN बी जनरेटेड फ्रॉम एनी अदर साइनाइड, यस। HCN के अलावा भी आप KCN एंड H2SO4 का मिक्सचर ले सकते हो, वो भी CN माइनस आयन देने में हेल्प करता है। तो KCN या HCN दोनों में से कुछ भी लिया जा सकता है, बट याद रखना जब KCN लोगे तो आपको यहाँ पे H2SO4 साथ में लेना पड़ेगा बेसिक मीडियम में, और HCN लेते हो तो आपको यहाँ पे बेसिक मीडियम लेना पड़ेगा और ये हो जाएगा एसिडिक मीडियम। बोलो ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गई। देखिए जरा ये दूसरा स्टेप कि भैया एक बार आपने CN माइनस जनरेट कर दिया, जैसे CN माइनस जनरेट हुआ उसका अटैक होगा C पे, O पे माइनस, ये पहले बनेगा इंटरमीडिएट। देखो यहां पर भी देखो समझो, ये कार्बन कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और यहां आते आते ये कार्बन कैसा हो जाता है बेटा, sp3, इसीलिए इसने क्या लिखा है, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, है ना। तो ये छोटी छोटी बातें आप ध्यान रखें। फिर अडक्ट, अडक्ट किसको बोलते हैं पता है, एडिशन रिएक्शन का प्रोडक्ट जो होता है, प्रोडक्ट ऑफ एडिशन रिएक्शन। देखो कई बार क्या होता है ना कि कुछ चीजें यूं लगती इतनी यूं खतरनाक है, तो हमको लगता है अडक्ट कोई होगा कुछ खतरनाक सी चीज, है ना। अडक्ट कुछ नहीं है, एडिशन का तो ले लिया बेटा ADD और प्रोडक्ट का ले लिया UCT, है ना, UCT, तो अडक्ट बन जाता है एडिशन रिएक्शन का प्रोडक्ट एंड दैट इज कॉल्ड अडक्ट। तो ये आपका टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट से H+ की एडिशन से यहां पर क्या बन जाता है, आपका साइनोहाइड्रिन बन जाता है। यस, चलें आगे। नेक्स्ट ये कंप्लीट हो जाती है। सेकंड आपके रिएक्शन आती है NaHCO3 का एडिशन, सोडियम बाइसल्फाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सोडियम बाइसल्फाइट या सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइट। अब वापस इसमें वही समझना है कि कौन प्लस और कौन माइनस, है ना। तो देखो वही सेम, O पे माइनस, C पे प्लस। देखो ये NaHSO3 है, अब यहाँ पे Na पे प्लस है और पूरा बाकी वाला HSO3 माइनस आयन बन जाएगा। ओके, अब क्या होगा, वही Na+ का अटैक कहां जाएगा, C के ऊपर, सॉरी O के ऊपर, और माइनस इस HSO3 का अटैक कहां हो जाएगा, यहाँ पे। ये देख लीजिए, देखिए तो इन्होंने क्या किया, अपने Na+ का अटैक हो जाएगा O के ऊपर और SO3 का H का अटैक हो जाएगा C के ऊपर। अब उसके बाद में एक प्रोटॉन ट्रांसफर करके टॉपिक है। देखो एक्चुअली तुम्हारी बुक में कैसे दे रखा है मैं वो बता देता हूं। तो O चला जाएगा Na के साथ और आपके C के साथ क्या आ जाएगा, SO3H, राइट। अब ये SO3H और ONA के बीच में इस प्रोटॉन का हो जाएगा ट्रांसफर, तो यहां से एक स्टेप और एक्स्ट्रा हो जाएगा प्रोटॉन ट्रांसफर का। प्रोटॉन ट्रांसफर में क्या होगा, H+ चला जाएगा Na की जगह और Na आ जाएगा H की जगह, तो Na आते ही यहां पे बन जाएगा SO3Na और O के साथ कौन आ जाएगा, H। इसको बोलते हैं बाइसल्फाइट एडिशन कंपाउंड या अडक्ट, ठीक है ना। तो यहां तो डायरेक्ट लिख रखा है, बुक में एक स्टेप और है, तो यहां से रिएक्शन में पहले ये बनेगा, फिर यहां प्रोटॉन ट्रांसफर से यहां पर ये रिवर्सिबल टाइप की रिएक्शन है, और फिर आपके बाइसल्फाइट एडिशन कंपाउंड बनेगा। बेस कैटलाइजेशन इज नॉट नीडेड हियर, यहां पर बेस की कोई जरूरत नहीं होती है, एज देयर इज ऑलरेडी प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग नेकेड न्यूक्लियोफाइल। ये अपने आप में एक बहुत अच्छे न्यूक्लियोफाइल का काम करता है, तो यहां पर बेस की रिक्वायरमेंट नहीं है। पीछे बेस की रिक्वायरमेंट इसलिए थी क्योंकि HCN इजीली CN- का फॉर्मेशन नहीं कर रहा था, ठीक है। आगे देखिए,
मैकेनिज्म ऑफ एडिशन ऑफ NaHSO3, वैसे इसकी जरूरत नहीं थी बट एक बार फिर भी देख लीजिए आप फटाफट। देखो विच साइट, अब ऑब्वियसली आपको पता है कि S इज मोर न्यूक्लियोफिलिक देन O, न्यूक्लियोफिलिक है ना, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होने लायक। तो ड्यू टू द एंगेजमेंट ऑफ O माइनस इन रेजोनेंस, अब ये थोड़ा डेप्थ में चला गया, खैर वही वापस सेम रिएक्शन O पे माइनस और ये इस पे। अब देखो यहाँ पे शायद ये बताएगा, हाँ देखो ये हमने कहा था O पे Na आएगा, SO3H रहेगा, फिर इसमें आगे होगा प्रोटॉन ट्रांसफर। ये देखिए इसको ही तो बोलते हैं प्रोटॉन, तो प्रोटॉन का ट्रांसफर होगा तो Na का अटैक, Na चला जाएगा H की जगह और H चला जाएगा Na की जगह। ये जो आपका कहलाता है ये आपका फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा। सिंस द रिएक्शन इज रिवर्सिबल, एडिशन प्रोडक्ट कैन बी कन्वर्टेड बैक इनटू कार्बोनिल क्लोराइड यूजिंग मिनरल एसिड्स। अगर हम मिनरल एसिड का यूज करें तो ये अगेन वापस से किस में ट्रांसफर हो सकता है, आपके एल्डिहाइड कीटोन्स में ट्रांसफर हो सकता है, कार्बोनिल कंपाउंड में ट्रांसफर हो सकता है। आगे देखिए फिर आपके एक इसमें इंपॉर्टेंट छोटी सी चीज है, ये भी देखो कुछ कुछ बातें काम की है, वन लाइनर क्वेश्चंस में आ जाती है। दिस मेथड कैन बी यूज्ड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड्स फ्रॉम अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड एज NaHSO3 अटैक्स एल्डिहाइड्स सेलेक्टिवली। ये लाइन भी ग्लूकोज वाले टॉपिक में आती है, हालांकि वहां पर थोड़ा अलग तरीके से इसको बताया जाता है बट ये आती है। क्या याद रखना है, NaHSO3 स्पेसिफिकली एल्डिहाइड्स के साथ अच्छी रिएक्शन शो करते हैं। तो अगर किसी आपके पास में एक ऐसी कोई बीकर है जिसमें बहुत सारे दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड है अलोंग विथ एल्डिहाइड और आपको वहां से एल्डिहाइड को सेपरेट करना है तो उसमें NaHSO3 मिला दीजिए। जैसे ही NaHSO3 मिलाएंगे वो सेलेक्टिवली एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेगा, अडक्ट का फॉर्मेशन करेगा, जिसको आप फर्दर प्योरिफिकेशन के किसी भी मेथड से सेपरेट कर लेंगे तो आपके उस मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में से एल्डिहाइड्स को सेपरेट हम इस मेथड से कर सकते हैं। तो आप ध्यान रखना कैसे क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सुटेबल फॉर द सेपरेशन या प्योरिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। तो उसमें चार ऑप्शन दे देंगे, रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड विथ NaHSO3, रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड विथ HCN एंड अदर कुछ और भी। तो NaHSO3 वाला ध्यान रखना। जैसे देखो ये इम्प्योर है, इसमें आपके अदर कंपाउंड्स प्लस एल्डिहाइड भी है, अदर प्लस अगर एल्डिहाइड भी है तो ऐसे केस में आपको आगे फर्दर इसमें NaHSO3 मिलाना है। ये सेलेक्टिवली एल्डिहाइड को अटैक करेगा, एल्डिहाइड को सेपरेट कर देगा, प्योर फॉर्म में आप बाद में निकाल सकते हो और बाकी अदर वाले आपके ऐसे कैसे पड़े रहेंगे, राइट। देखिए अब ये दूसरी कोई रिएक्शन क्या बता रहा है, देखो यहाँ पर भी देखो कीटोन की रिएक्शन करवा रहा है, तो ये आपके क्या हो जाते हैं, कीटोन। भाई देखो लेस रिएक्टिव है बट रिएक्शन तो करता होगा। कीटोन भी अगेन उसी तरह से वही प्रोटॉन ट्रांसफर, वही सारा कुछ सिस्टम। अब यहाँ थोड़ा समझना क्या है, ये थोड़ी सी रिवर्सिबल हो जाती है, मतलब बढ़िया नहीं है बिल्कुल भी। इक्विलिब्रियम शिफ्टेड टू लेफ्ट हैंड साइड, मतलब यहां से वापस रिएक्शन कहां चली जाती है, रिवर्स हो जाती है। मोर स्टेरिक हिंड्रेंस, ये हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। मतलब कुल मिलाकर ये कहना चाहता है कीटोन उतना बढ़िया रिएक्शन शो नहीं करता और ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, करेक्ट। आगे देखिए, but why do diethyl ketone and acetophenone do not undergo this reaction due to the bulkier group। और उसका क्या लगता है बेटा, स्टीयरिक हिंड्रेंस लगता है। क्या लगता है, स्टीयरिक हिंड्रेंस लगता है। तो स्टीयरिक हिंड्रेंस की वजह से ऐसा कीटोन्स जो है वो बढ़िया रिएक्टिविटी शो नहीं करते। नेक्स्ट देखिए, सेकंड खत्म, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखिए जरा, अब देखो बहुत सिंपल है, कोई भी एल्डिहाइड कीटोन होगा है ना, O माइनस और C प्लस। देखो वापस यही देख लो, RMgX, तो Mg पे प्लस और R पे क्या होता है, माइनस। माइनस का अटैक प्लस पे और प्लस का अटैक माइनस पे। तो पहले तो बन गया C पे CH3 है ना, CH2 था, एक और H आ गया, या ये R आ गया CH3, तो ये बन गया CH3 और ये आ गया OMgBr। देख लो वापस से, MgX या MgBr जो भी तुम लिखना चाहो है ना। आप अगर ये लिखना चाहो तो आप ये लिख दीजिए, इसको हटा दीजिए है ना। आप चलो इसको पूरे को ही हटा दीजिए, जो आंसर है वही अपन लेते हैं। तो CH3 का अटैक किस पे हो जाएगा, आपका कार्बन पे। तो CH3 का अटैक कार्बन पे और O पर अटैक किसका, MgBr का। हमेशा याद रखना 99.99% रिएक्शन जितनी भी आपकी होगी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, उसके नेक्स्ट एटम पे वाटर का एडिशन होगा इन एसिडिक मीडियम। तो H+ की प्रेजेंस में यहाँ पे रिएक्शन होती है। देखो यहाँ पे इन्होंने लिखा नहीं है, बाकी हम H2O के साथ इसको लिखते हैं या हम लोग इसको लिखते हैं H3O+। अब होता क्या है, यहाँ पर H और यहाँ क्या मिल जाता है, OH। तो ये Mg के साथ में Br और OH निकल जाएगा और साथ में O के ऊपर क्या आ जाएगा बेटा, H।
क्या काम करता है, तो याद रखना अभी हमने जो लिया था फॉर्मेल्डिहाइड, ये वैसे हमने रिएक्शन पढ़ी हुई है अल्कोहल की प्रिपरेशन में, तो फॉर्मेल्डिहाइड का RMgX के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, अल्कोहल, वो भी कैसा 1 डिग्री। लेकिन अगर आप अदर एल्डिहाइड लेते हो, अदर एल्डिहाइड लेते ही RMgX आपको क्या बनवाएगा, कीटोन बनाएगा और अल्कोहल नहीं 2 डिग्री अल्कोहल बनाएगा। एंड कीटोन्स अगर आप लेते हो, वैसे तो आपको पता है लेस रिएक्टिव है, लेकिन फिर भी ये क्या बनाएगा, 3 डिग्री अल्कोहल बनाएगा। ये आपको बातें याद रखनी है। तो ये आ गया आपका फॉर्मेल्डिहाइड। ये क्या ले लिया आपने, फॉर्मेल्डिहाइड। तो फॉर्मेल्डिहाइड HCHO लिख दो आप, है ना, मिथेनॉल बोलते ही हैं। तो फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन से आपको क्या मिल रहा है, 1 डिग्री अल्कोहल, या इसको आप तुमने कह दिया मिथेनॉल, करेक्ट, या इथेनॉल, प्रोपेनॉल, जो भी है। लेकिन अगर देखो ये अदर एल्डिहाइड हो गया, ये क्या हो गया आपका अदर एल्डिहाइड। जब आप अदर एल्डिहाइड लेते हो तो देखो यहाँ पे आपका जो अल्कोहल बना है वो कैसा बना है बेटा, 2 डिग्री एल्डिहाइड बना है। कौन सा अल्कोहल बना है, 2 डिग्री अल्कोहल बना है, राइट। अब अगर आप इसमें कीटोन लेते हो, कीटोन लिया है, बिल्कुल लिया है, तो जैसे ही आप कीटोन लोगे देखो यहाँ पे क्या बनेगा आपका 3 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। बिल्कुल सिंपल सिंपल सी बात, काम वही करना है, वही आपका MgBr का अटैक, वही आपका CH3 का अटैक। तो यहाँ पर वो मैंने जो ये लाइन लिखी थी, ये लाइन आप अच्छे से याद रखना, ये कॉन्सेप्ट आप अच्छे से याद रखना, हो सकता है कभी पूछ ले। आगे देखिए, ये आपके हो गया। हाँ, एक्सेस H+ है वो टेलिमिनेशन रिएक्शन को ट्रिगर करता है। एक्सेस मतलब यहाँ पर इस मीडियम में अगर आप ज़्यादा H+ या HCl ले लेते हो तो वो एलिमिनेशन रिएक्शन को ट्रिगर करेगा। तो उसके लिए हमको क्या रखना है, NH3 को रखना है। NH3 कंट्रोल्स द एक्सेस H+ बाय फॉर्मिंग NH4Cl एंड फैसिलिटेट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, ये थोड़ी डेप्थ में जाने के बाद काम किए। बोर्ड्स में उतना डेप्थ, CBSE में तो खैर वो जा सकता है, उसको कोई लिमिटेशन नहीं है। अदर स्टेट बोर्ड्स में इतना डेप्थ में वो नहीं जाते हैं, बट बुक में है, NCERT में है और आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए फिर आता है बेटा आपका अल्कोहल का एडिशन। ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, मतलब क्या है इसमें, है वही सेम चीज, वही एल्डिहाइड, वही कीटोन्स, वही सब कुछ, लेकिन थोड़ा समझना क्या है। देखो ROH यहाँ पर कैसे ब्रेक होता है, यहाँ ROH ब्रेक होता है बेटा OR- और H+ की फॉर्म में, है ना, वही सेम O पे माइनस C पे प्लस। तो OR- का अटैक C पे और H+ का अटैक O पे। तो सबसे पहले तो बना OH और OR, इसको बोलते हैं हेमी। हेमी का मतलब होता है हाफ, तो ये हेमी एसिटल कहलाता है, राइट। और अगर एक बार और अल्कोहल की रिएक्शन कराएंगे, इस OH के साथ भी रिएक्शन हो जाएगी। पता है इसके साथ कैसे रिएक्शन होती है, ये ROH और यहां से क्या निकल जाएगा H2O बाहर, तो यहां पर भी क्या आ गया OR, यहां पर भी क्या आ गया OR। इसको क्या बोलते हैं, एसिटल। तो आधा एक ही OR बना है तो इसे बोलते हैं हेमी एसिटल, और पूरा बना तो क्या बोलते हैं इसको, एसिटल। एक्चुअली ये ईथर बन रहा है ना, अल्कोहल और ईथर दोनों है। तो इसके बाद में यहां पर ये कंप्लीट ईथर की फॉर्मेशन कर लेता है ना। तो अगर मान लो यहाँ H होता है तो अपन क्या लिखते हैं इसको, ORCH2OR, तो ये डबल ईथर वाली फॉर्मेशन कर रहा है, तो OR ग्रुप यहाँ पे आपका बन जाता है। तो ये एक हो गया। देखो यहाँ पर भी यही बता रखा है, ईथर का फॉर्मेशन एक बार होगा और एक बार अल्कोहल है, तो इसको बोला था हमने हेमी एसिटल, और जब दोनों तरफ आ जाता है इसको हम क्या बोलते हैं, एसिटल, राइट। अगेन अगर हेमी कीटेल भी होता है, अगर आपने कीटोन लिया होता RC≡OR, है ना, तो यहाँ पे क्या बन जाता, तो ये यहाँ पे बन जाते आपके कीटेल या हेमी कीटेल। तो पहले एक बार बनता तो इसको बोलते हैं हेमी कीटेल, दूसरी बार और बनता तो क्या बोलते हैं इसको, कीटेल। समझना बस इतना है कि कौन किसके साथ कैसे जुड़ता है। अगेन यही आपका CH3O- और H+, तो एक बार आपका H+ का अटैक हुआ तो OH OCH3, एक बार और अटैक हुआ तो दोनों पे क्या लग जाएगा, OCH3, राइट। अब एग्जाम्पल और लिया है कीटोन्स का। अब देखो ये जो एग्जाम्पल है ये थोड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, इथाइलिन ग्लाइकोल का एग्जाम्पल है। इथाइलिन ग्लाइकोल जानते हो, CH2OH CH2OH, ये इथाइलिन ग्लाइकोल होता है। इसको थोड़ा टेक्निक से समझना है ना, मतलब अगर इसको आप है ना पूरा डिटेल में देखने जाओगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। मैं इसकी एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूं, है ना। आप क्या करें, ये जो OH है इसमें से यहां से H2 रिमूव कर दें। कैसे हुआ, क्या हुआ,
खैर वो तो लंबी चौड़ी बात है, लेकिन एक बार यहां से H2 रिमूव कर दें और इन दोनों के बीच में देखो साइक्लिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो गया ये, और इसके साथ CH2O डैश, ये साइक्लिक एक स्ट्रक्चर बन गई। इसको बोलते हैं इथाइलिन ग्लाइकॉल कीटेल या साइक्लिक कीटेल भी बोलता है। क्या बोलते हैं इसको? साइक्लिक कीटेल। अब इसका फर्दर कुछ नहीं होगा, फर्दर इसका कुछ नहीं होना है, होना था वो हो गया। क्योंकि देखो पहले आप दो अलग अलग अल्कोहल ला रहे थे, अलग अलग बार, पहली बार अलग ROH, दूसरी बार और एक ROH, यहां पर दोनों OH एक ही साथ मिल गए, तो इसका मतलब आपकी यहाँ रिएक्शन तो कंप्लीट हो जाती है। तो ये साइक्लिक कीटेल का फॉर्मेशन, चीजें वही, सब कुछ सेम वही। देखो ना O- और H+, O- और H+, सब कुछ सेम है, बस ठीक है अलग से एग्जाम्पल दे रखा है। तो आपको क्वेश्चन क्या आ सकता है? क्वेश्चन आपको आ सकता है, मान लीजिए जैसे एसीटोन है तो एसीटोन प्लस इथाइलिन ग्लाइकॉल, इथाइलिन ग्लाइकॉल, और फिर उसको आप ऐसे कर दे X प्लस H2O, और आपको हो सकता है MCQs में ही क्वेश्चन पूछ ले कि व्हाट विल बी द X, या नेम द X, या गिव द रिएक्शन, व्हाटएवर। तो ये देखो साइक्लिक कीटेल बोलते हैं इसको, और ये साइक्लिक एसिटिल हो जाता है, राइट। आगे देखिए, कैन एसिटिल एंड कीटेल ट्रांसफॉर्म बैक टू द रेस्पेक्टिव एल्डिहाइड कीटोन? यस, बिल्कुल सही, वो पीछे भी हम पढ़ के आए। मिनरल एसिड का यूज करके आप इनको अगेन कार्बोनाइल कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर सकते हो। एग्जाम्पल देखो, ये इन्होंने एक एसिटेल बनाया हुआ है, ठीक है ना, और जैसे ही ये हाँ एसिटेल है, तो एसिटेल की रिएक्शन करवाई, अगेन आपने ये H3O+ का मतलब क्या है? एसिड की प्रेजेंस में वाटर, तो तुरंत आपके पास एल्डिहाइड्स वापस और अल्कोहल वापस मिल जाते हैं। वही दो अल्कोहल काम में आते थे, एक एल्डिहाइड काम में आता था, हमको वापस मिल गए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, लास्ट आपकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव के बीच की रिएक्शन। अब इसको भी समझो बेटा, बहुत सिंपल सा फंडा है, Z बदलता जाएगा, Z यहां पे चेंज होता जाएगा। आपको बस इतना याद रखना है, ऑक्सीजन के साथ में 2 हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाएगा, H2O बाहर निकल जाएगा, दैट्स ऑल। अब Z क्या क्या हो सकता है? वैसे बुक में एक अच्छी टेबल दे रखी है, वो ज्यादा अच्छी लगेगी। Z अगर हाइड्रोजन है बेटा तो ये हो जाएगा अमोनिया, यस और नो, है ना। Z अगर तुम्हारा एल्काइल ग्रुप हो जाएगा, एल्काइल ग्रुप, तो ये हो जाएगा RNH2 एमीन। Z अगर तुम्हारा NH2 हो जाएगा एक और, तो ये हो जाएगा बेटा हाइड्रेजीन। ये नाम तो आपको याद रखने पड़ेंगे, है ना, बिना नाम याद रखे तो फिर आप रिएक्शन कैसे करवा पाओगे? तो ये कुछ नाम इंपॉर्टेंट है, राइट। जरा देखो क्या, देखो पहले तो ये शॉर्ट ट्रिक दिमाग में बैठा लो, डबल बॉन्ड आ जाएगा N के साथ, अब Z जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग आपको नाम याद रखना है ना। अब देखो Z आ गया H, तो ये क्या बन गया? अमोनिया। अमोनिया की रिएक्शन से जो प्रोडक्ट आता है उसको बोलते हैं बेटा इमीन, याद रखना पड़ेगा। ये सब नाम तो आप कुछ नहीं कर सकते, नाम तो याद रखना पड़ेगा, इमीन्स बन जाते हैं, ठीक है। अगर Z की जगह R आ जाए, एमीन्स हो, एमीन इमीन फर्क है। इमीन क्यों आया? क्योंकि डबल बॉन्ड है यहां पे, है ना। तो वही सेम यहां से प्रोडक्ट बनेंगे, उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूटेड इमीन। सब्स्टिट्यूटेड इमीन का मतलब N के ऊपर कौन जुड़ा हुआ है? R, तो N एल्काइल, N मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, कुछ भी हो सकता है। फिर उसके बाद में बात करें, अगर Z की जगह OH है तो इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल एमीन, और इसकी रिएक्शन से बेटा तुम्हारे पास आएंगे ऑक्सिम। ये भी रिएक्शन याद रखना, ग्लूकोज वाले चैप्टर में आती है, ग्लूकोक्सिम बनता है। ये एल्डिहाइड की कुछ स्पेसिफिक रिएक्शंस में से हैं। फिर अगर Z की जगह NH2 आ जाए तो उसको बोलते हैं हाइड्रेजिन, इसकी भी अगेन रिएक्शन कराओगे तो हाइड्रेजॉन बनेगा। अगेन Z की जगह पूरा का पूरा ये ग्रुप आ जाए, इसको बोलते हैं फेनिल हाइड्रेजिन। भाई हुआ क्या है? NH2 था, ये भी NH2 ही है, बस NH2 का एक H हटके उसके जगह बेंजीन रिंग लगी है। भाई NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 को बोलते हैं हाइड्रेजिन, तो NH2 सिंगल बॉन्ड NH, और उस एक दूसरे H की जगह पे क्या आ गया? फेनिल ग्रुप, तो इसको क्या बोलते हैं? फेनिल हाइड्रेजिन। तो इससे बनेगा फेनिल हाइड्रेजॉन। इज इट क्लियर? अगेन नेक्स्ट बात करें अपन लोग, अगर इस पूरे की जगह NHZ की जगह NHCO NH2 आ जाए, ये नाम याद रखना है, तो इसको बोलते हैं सेमी कार्बेजाइड, तो इससे बनेगा सेमी कार्बेजॉन, ठीक है। एंड फाइनली, और इसको इंपॉर्टेंट भी रखना,
अगर इसकी जगह पूरा का पूरा ये ग्रुप आ जाता है तो 2,4 डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्रेजीन और इससे बनता है 2,4 डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्रेजॉन। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये कार्बोनाइल कंपाउंड्स के डिटेक्शन में काम आता है। कार्बोनाइल कंपाउंड का डिटेक्शन करना है, प्रेजेंस को कंफर्म करना है, तो उस कंफर्म करने का ये मेथड है। एक्चुअली ये एक रिएजेंट है 2,4 DNP, 2,4 DNP टेस्ट बोलते हैं इसको। तो 2,4 DNP टेस्ट कब किया जाता है? अगर आपको ये पता करना है कि आपके कंपाउंड कार्बोनाइल ग्रुप वाला है या अदर कोई कंपाउंड है, तो आप उसमें 2,4 DNP यूज करते हो और उससे आप लोगों को ये कंफर्मेशन आ जाती है कि इसमें एल्डिहाइड कीटोन होगा या नहीं होगा। तो ये थोड़ा सा नाम इंपॉर्टेंट है और ये कई बार एग्जाम में आ भी चुका है, तो इसको हल्के में ना लें। फाइनली आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है ना। तो हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस कंप्लीट कर दी है। नेक्स्ट पार्ट में हम जितनी भी पीछे बची हुई एल्डिहाइड कीटोन की केमिकल प्रॉपर्टीज की रिएक्शन है वो कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर।